So, good evening, all students. This is the class 3 of computational physics. We already discussed in two classes what is computers and its components. So now, look forward. हम कल थे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। हम लोगों ने कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। मैंने आपको समझाया था कि एक गवर्नमेंट के बिना क्या एक देश चल सकता है। आप अपना माइक ना ऑफ ऑन करके बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं और आप क्लास में इंटरेक्टिव रहिए, जिससे क्लास को और अच्छे से किया जा सके। ठीक है, आप क्लास में माइक ऑन करें और अपना जो भी सजेशन क्वेरी है या फिर आप जो आंसर दे रहे हैं उससे क्या होगा, क्लास में इंटरेक्शन बना रहेगा अपना। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि कब अगर कुछ चीजें छूट जाती है पढ़ाते पढ़ाते, तो अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे क्लास में तो हो सकता है कुछ चीजें मैं भूल जाऊं पढ़ाते पढ़ाते। तो आपको पूछना है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था आपको कि क्या एक गवर्नमेंट के बिना एक देश चल सकता है। क्या कोई ऐसा देश है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना हो और वो चल रहा हो? बताएं, क्या कोई ऐसा देश है जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है? आपकी नो सर। आवाज ठीक से नहीं आ रही थी आपकी। क्या कोई ऐसा देश है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है और वो चल रहा है कोई देश ऐसा? नो सर। से ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक कंप्यूटर की गवर्नमेंट उसको चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मींस उसको मैनेज करने वाला, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करने वाला एक सिस्टम। ठीक है, जो क्या करता है हमारे हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, जो हमारे हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक देश को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट होती है, वैसे एक कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को उठा लें, चाहे वो आपका नॉर्मल कंप्यूटर हो या फिर आपका कोई सुपर कंप्यूटर हो, ठीक है, कोई हार्डवेयर हाइब्रिड कंप्यूटर हो, या कोई भी कंप्यूटर हो आपका, वो क्या किस पे वर्क करेगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे नाम से, जैसे विंडोज का नाम सुना है आपने, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, जिस जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है जो बहुत पॉपुलर है और चल रहे हैं। ठीक है, विंडोज का आपने नाम सुना है, लिनक्स का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपने मैक ओएस का नाम सुना होगा। मैक ओएस क्या होता है, जो आप एप्पल के डिवाइसेस के अंदर देखते होंगे, मैक ओएस, मैकिंटॉश बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या समझ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखता है। ठीक है, जैसे आपकी रैम है, आपका हार्ड डिस्क है, आपका ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, और उसके बाद में आपका पावर सप्लाई है, वो सब कुछ मैनेज करके कौन रखता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने आपके पास में जॉब्स है, कितना आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करवा रहे हो, कितने आप प्रोग्राम चला रहे हो। ठीक है, उस सब की डिटेल और उनको मैनेज करने वाला कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो डेफिनेशन वगैरह इसमें लिखी हुई है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है लेकिन हमें यहाँ पे इजी भाषा में समझना है। ओके, देखो, ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज क्यों करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक देश के बिना, सॉरी, एक गवर्नमेंट के बिना एक देश नहीं चल सकता, जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल सकता, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो एक कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, हम उस पर कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उस पर काम करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे इंस्ट्रक्शन को समझेगा, उसको कन्वर्ट करेगा अपनी भाषा में और उसको एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली क्या करना चाहते हैं हम लोग, कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लेंगे और उससे वो काम करवाएंगे। मतलब जैसे होता है ना
कि जैसे हमें कोई अपने देश को क्या कराना है, ग्रो करवाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट की सहायता लेते हैं कि हमारे पास में ये प्लान है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, तो क्या उसका एग्जीक्यूट करवाता है, एक गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करवाती है। आपके पास में कोई भी प्लान है फ्यूचर को लेके, आप उसको किसको बताओगे, गवर्नमेंट को। ऐसे ही हमें कोई भी काम करवाने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है, कोई भी जैसे वर्क करना है हमें, तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ओके, ये क्या करता है, ये बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, यूजर की जो टास्क होती है, जो भी वो करवाना चाहता है, ठीक है, जो भी उसका टास्क है वो उसको परफॉर्म करवाने में उसकी हेल्प करता है, इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब देखो, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जैसे फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा, आप अपने फोन के अंदर फाइल को डिलीट करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनको एडिट करते हैं, रीनेमिंग करते हैं, वो सारी चीजें कहाँ की होती है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। वो क्या करता है, हमारी फाइल्स को, डायरेक्टरीज को, ठीक है, उनको मैनेज करने का काम करता है, उसको हम फाइल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इजी भाषा में समझा रहे हैं। उसके बाद में डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, जैसे क्या करना है, हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करके रखना है, क्या हमने कनेक्ट किया है, क्या हमने कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, वो सारी चीजें, जैसे माउस को कनेक्ट किया हमने, या फिर कीबोर्ड को कनेक्ट किया हमने, प्रिंटर को कनेक्ट किया हमने, तो उसको मैनेज करने का काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम करता है। उसके बाद में नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग मतलब जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज है जहाँ पे आप डेटा शेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्किंग का काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, नेटवर्क शेयरिंग। उसके बाद में आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, जो आप आज के टाइम पे देखते हैं विंडोज के अंदर, अपने फोन के अंदर आपको इजीली क्लिक क्लिक करते हैं हम, और हमारा काम हो जाता है। तो जो आप क्लिक क्लिक करते हैं, या किसी आइकॉन पे क्लिक करते हैं, किसी बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब एक ऐसा इंटरफेस होता है आपके सामने, जहां पे हम लोग बटन्स का यूज करते हैं, ठीक है, टाइटल का यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टेक्स्ट का यूज करते हैं, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं। और उसके बाद में एक होता है CLI। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब ये होता है कि आपको केवल उसको कमांड देनी है, उसमें कोई भी बटन नहीं होगी, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा मतलब इंटरफेस नहीं होगा जहाँ पे आप उसको क्लिक क्लिक कर रहे हो, उसमें आपको कमांड देनी पड़ेगी। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां आपको कमांड देनी पड़ेगी, वो तभी वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन विंडोज के अंदर क्या होता है, विंडोज के अंदर हमें GUI मोड मिलता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है, जिसके वजह से हम लोग उसको यूज कर पाते हैं इजिली। इसको हम यूजर फ्रेंडली बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट देखो वापस लिख दिया है, डिवाइस मैनेजमेंट वापस लिख दिया है। उसके बाद में बैकअप एंड रिकवरी। देखो बैकअप एंड रिकवरी क्या है, बैकअप एंड रिकवरी का मतलब, बैकअप एंड रिकवरी का मतलब जो वह है ना, ये बैकअप एंड रिकवरी का मतलब है कि कोई भी हमने डेटा वगैरह सेव किया हुआ है, तो उसको जैसे अगर वो डिलीट हो गया, या ठीक है, और या फिर वो करप्ट हो गया, या उसमें कोई एरर आ गई, तो उसको मैनेज करने का काम करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी। उसके बाद में वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या है कि इसके अंदर ना कैपेबिलिटीज होती है कि हम एक बार में कितने भी टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं, या फिर हम मल्टीपल OSs को यूज कर सकते हैं एक सिंगल सिंगल मशीन के ऊपर। सिंगल मशीन का मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम रन करा सकते हैं, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, वो कैसा काम कर रहा है, उसके ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, उसमें कोई लॉग और मैट्रिक्स क्या है उसके, ठीक है, हम ये देखते हैं कि उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो क्या है, कैसे काम कर रहा है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है। उसके बाद में टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपने जैसे बहुत सारी टास्क एक साथ में दे दिए, तो उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे आपने एक बार में आपका विनवर्ड भी खोला हुआ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो जिसको हम बोलते हैं, आपका एक्सेल भी खुला हुआ है, आपका पावर पॉइंट भी खुला हुआ है, आप उन पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनको मैनेज कैसे करना है, उनका उनका टाइम शेयरिंग कैसे करना है। जैसे सपोज करो मैं
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहा हूँ तो वो उसमें क्या करेगा, और अगर मैं एक्सेल पे चला जाऊँ तब क्या करेगा वो, ठीक है, या फिर मैं पावर पॉइंट पे चला जाऊँ तब क्या करेगा वो। तो इस तरीके से हमारा टाइम शेयरिंग होता है वहाँ पे। क्या होता है वहाँ पे कि वो जैसे अगर विनवर्ड पे काम कर रहे हैं तो विनवर्ड पे ध्यान देगा वो, या फिर अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो एक्सेल पे काम करेगा वो, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो पावर पॉइंट पे काम करेगा वो। और उसके बाद में आता है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल्स क्या होता है, देखो सिस्टम कॉल्स का सिंपल ही मीन्स ये होता है कि जो आपकी एनेबल एप्लीकेशन है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, जो आपके रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से कॉल कराने का काम करते हैं। जैसे मैंने माउस यूज किया है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसको एग्जीक्यूट कराने में हमारी मदद करता है। एक तरीके से ना उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि जो रिसोर्सेस है हमारे उनको यूज करने में हमारी मदद कर रहा है वो सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स का अगर मैं एक और आइडिया दूं तो जैसे सपोज करो मेरा कहीं डेटा पड़ा हुआ है किसी भी फोल्डर में, और मैं उसको कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। कॉल कराने का मतलब कहाँ है, क्या है वहां पे। कॉल कराने से मतलब ये है कि आपने किसी भी फाइल को देखा है और वो उसको एक्सेस करके दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में एरर डिटेक्टिंग एड्स। एरर डिटेक्टिंग एड्स का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई भी जो है ना प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आपका कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपकी रैम काम नहीं कर रही, या कोई आपका सॉफ्टवेयर एरर दे रहा है, ठीक है, या फिर आपका कोई माउस ड्राइवर गड़बड़ कर रहा है, या फिर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है जो सही नहीं है, ठीक है, एरर मैसेज जिसको हम बोलते हैं, तो उसको मैनेज करने का काम कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरर डिटेक्टिंग एड्स। देखो क्या होती है सिस्टम की, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि इसका पर्पस क्या है, हमें बनाने का पर्पस क्या है। देखो कन्वीनियंट टू यूज, कन्वीनियंट टू यूज क्या होता है, देखो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम मोर कन्वीनियंट टू यूज इन इफिशिएंट मैनर। मतलब क्या है कि एक गवर्नमेंट इसकी कैसे काम करती है, बहुत कन्वीनियंटली, बहुत सही तरीके से काम करती है। उसमें क्या है, एक सही तरीके से, एक सही ढंग से, एक मैनरफुल उसमें काम करती है, ठीक है। उसको हम कन्वीनियंट टू यूज बोलते हैं। उसके बाद में आता है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि इजी टू लर्न होता है ये, मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या है, यूजर से इंटरेक्टिव होगा, यूजर उसको आसानी से यूज कर सकता है, जो इंटरफेस होता है उसका बहुत कन्वीनियंट होता है। जैसे आप विंडोज के अंदर देखते हैं, विंडोज के अंदर आप क्या करते हैं, जैसे आप एक बार देख ले उसको कि क्या करना है तो आप एक बार में समझ जाते होंगे, उसको यूजर फ्रेंडली होते हैं। यूजर फ्रेंडली का मतलब ये है कि जो यूजर है उसको कोई भी इनकन्वीनियंट फील ना होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसको यूज करने में, तो उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है। जैसे आपके बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो बहुत यूजर फ्रेंडली होते हैं, जैसे गूगल बनाता है यूजर फ्रेंडली जो है ना उसके एप्लीकेशन होते हैं, हम उनको इजी टू यूज कर पाते हैं। उसके बाद में इजी एक्सेस। इजी एक्सेस का मतलब क्या है कि आपके जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उनको हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं, जो आपका हार्डवेयर है या फिर आपकी कोई भी फाइल है उसको हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज है, अगेन वही कंप्यूटर सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से जो आपके रिसोर्सेज है वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होते हैं, ठीक है, बेटर तरीके से मैनेज होते हैं, बहुत फास्ट तरीके से आप उनको यूज कर पाते हैं। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग होता है आपका जो रिसोर्स ग्रांट एंड रिसोर्स रिक्वेस्ट होती है ना, जैसे अगर मैं माउस को यूज करना चाहता हूँ तो मैंने माउस के लिए कहा कि मुझे माउस यूज करना है, तो उसकी कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आप प्रिंटर यूज करना चाहते हैं तो प्रिंटर का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहेगा तब तक वो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। मतलब ये है कि कंट्रोल, सारी चीजें कंट्रोल रहती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में। उसके बाद में आता है फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। फेयर शेयरिंग रिसोर्स का मतलब ये है कि आप कोई भी रिसोर्स जो है ना, कोई भी रिसोर्स है या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करो मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों यूज हो रही है, तो उनको मैनेज करने का काम करता है ये, ठीक है। फेयर शेयरिंग रिसोर्सेज बोलते हैं इसको। जैसे सपोज करो आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आपका थंब एक्सेप्ट करना है मुझे, तो उसको एक्सेस करने की प्रिविलेज कौन देगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम
जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें से कौन सा वाला यूज करते हैं, कौन सा नहीं यूज करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। A batch operating system is a type of operating system that does not interact with the computer directly. There is an operator who takes similar jobs having the same requirement and group them into batches. पहले क्या होता था कि सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे हम लोग। करता क्या था ये, इसके पास एक पंच कार्ड होता था, ठीक है। पंच कार्ड के अंदर हमारा लिखी होती थी। तो वो क्या करता था इंस्ट्रक्शन के साथ में कि उनको एक ग्रुप में डिवाइड करता था, और जो भी उसको काम करना था, जैसे जैसे सपोज करो कि एक काम है, हम भी वही काम चाहते हैं, आप भी वही काम चाहते हैं, तो उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर देता था वो, ठीक है। उसके बाद में एग्जीक्यूट करता था वो। लेकिन यहाँ पे होता ये था कि डायरेक्टली जो है ना यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। इसके लिए पहले इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी कि आप काम क्या करना चाहते हैं, पहले हमें बताओ, फिर हम समझेंगे उसको, फिर आपका काम करेंगे, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये होता था, पंच कार्ड होता था आपका, उसको ग्रुप में डिवाइड किया जाता था, उसके बाद वो काम करता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाँ, उसके बाद में आया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? A time sharing operating system is a type of operating system that allows many users to share computer resources, ठीक है। मैनेज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। मतलब ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो टाइम शेयरिंग वाला, उसमें हुआ ये कि इसने बहुत सारे यूजर्स को एक साथ अलाउ कर दिया। जैसे आप इंटरनेट को यूज करते हैं, ऐसे ही क्या होता है कि ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आप सारे रिसोर्सेज को एक साथ यूज कर सकते हैं। क्या बोला आपने? ठीक है, समझ में आया क्या होता है इसमें? जो आपकी रिसोर्सेस होते हैं, उसको मल्टीपल यूजर आपके यूज कर पाते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम is a type of operating system that manages a group of different computer and makes appear to be single computer. These operating systems are designed to operate on a network of computer. They allow multiple users to access shared resources and communicate with each other. क्या होता था डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर? ये होता है कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें होता ये था कि आपको, जैसे आपने देखा होगा कोचिंग वगैरह के अंदर, कि एक सिस्टम से वो 4-5 कंप्यूटर कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। उनमें होता ये था कि वो जो आपके रिसोर्सेस है ना, उनको यूज करने का काम करता था, ठीक है। इसमें ये होता ही है कि एक सिंगल कंप्यूटर होता है, और उससे हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते थे, जिससे हम क्या कर सकते थे कि अलग अलग यूजर उनको यूज कर पाते थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब ये है। उसके बाद में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया। नेटवर्क ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या था? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन अ सर्वर and provides the capability to manage data, users, groups, security, application and other networking functions। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आपका नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो करता क्या है कि सर्वर पे होता है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उसमें होता ही है कि उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए इंटरनेट पर, तो उसको मैनेज करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। उसको बोलते हैं हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके इंटरनेट को और उसको सबको मैनेज करके रखता है। जो आपकी ऑल रिसोर्सेस हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है। और बहुत सारे यूजर्स होते हैं, ग्रुप होती है, सिक्योरिटी होती है इसके ऊपर, ओके। उसके बाद में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे रोबोट्स आपने देखे हैं, रोबोट्स के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो तुरंत काम करते हैं, ठीक है। रोबोट्स हुए। और क्या होता है? आपका कंट्रोल सिस्टम होता है, जो रियल टाइम पे काम करते हैं। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि आपने स्पेस मिशंस कभी देखे हैं? उनमें क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। उनको जो डेटा चाहिए होता है, वो एकदम तुरंत के तुरंत चाहिए होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में
कि आपका जो डेटा है वो जो है ना रियल टाइम का होता है, जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है, या फिर किसी की इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि मुझे अभी तुरंत की इंफॉर्मेशन निकाल के दे, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, जैसे रोबोटिक्स हुए, आपके स्पेस मिशन हुए, ठीक है, उनमें क्या होता है कि आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि मल्टी प्रोसेसिंग जो है ना आपका क्या करता है, आपके जो सीपीयू है ना, जैसे आपने सुना होगा कि एक कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है, लेकिन अगर हम देखें तो एक सीपीयू तो है, लेकिन सीपीयू करता क्या है, एक टास्क को प्रोसेस करने का काम करता है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है कि मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारी प्रोसेस एक साथ में रन होती हैं। आज के जो कंप्यूटर आते हैं वो मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर आते हैं। हम क्या करते हैं कि एक साथ बहुत सारे काम पकड़ा दिए तो वो करता रहता है उनको, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि एक सिंगल यूजर ही एक बार में उसको यूज कर सकता है, ठीक है। कोई भी अदर या फिर एक्स्ट्रा जो है ना यूजर उसको यूज नहीं कर सकता। मल्टी में ये होता है कि मल्टी में बहुत सारे एक साथ यूज हो सकते हैं। अब देखो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? एम्बेडेड का मतलब सिंपल ये समझो कि जो जहाँ पे फिक्स प्रोग्रामिंग होती है, फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे आपका टीवी रिमोट है, ठीक है, वो फिक्स प्रोग्रामिंग है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपका एसी का रिमोट है या फिर आपका गेमिंग पैड है, ठीक है, गेमिंग पैड में आप जो फंक्शन दिए गए उसके अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते, जो फिक्स प्रोग्रामिंग वाले होते हैं, जिनमें आप केवल फिक्स किया जाता है कि आपको यही काम करना है, इसके अलावा और आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। क्या टीवी के रिमोट में ऐसा हो सकता है कि हम टीवी के रिमोट से एसी को ऑन कर दें? उसमें जो प्रोग्रामिंग लिखी गई होगी वही तो काम करेगा ना वो, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये क्या करता है, आपका जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है ना उसको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जहाँ पे हमें हाई परफॉर्मेंस करनी हो, ठीक है, हाई अवेबिलिटी होती है, इनके अंदर रिलायबिलिटी होती है। अगर मैं एक आध उसका नाम बताऊं क्लस्टर सिस्टम का, तो जैसे रॉक्स क्लस्टर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओपन एमपीआई है, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है जो क्लस्टरिंग में आते हैं। समझ में आया आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चला इनमें, किस तरीके से क्या काम कर रहा है? क्या आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आए या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कंफ्यूजन है? सर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सर वाला समझा दीजिए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, पूछा गया है सिस्टम की। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है कि आपके पंच कार्ड होते थे आज से कई साल पहले, जब कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं थे। होता ये था कि पंच कार्ड बनाए जाते थे, उस पे पंच कार्ड के ऊपर होता ये था कि आपका जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, वो उस पे राइट होते थे कुछ वो आप पंच कार्ड होते हैं ना, पंच कार्ड का मतलब क्या है कि कुछ काले काले धब्बे धब्बे से होते थे और वो उनको पंच कार्ड बोलते थे। तो वो कंप्यूटर उनको रीड करता था, जिसमें जो व्हाइट गोला होता था उसका मतलब ये होता था कि वो जीरो है, और जो ब्लैक वाला होता था उसका मतलब है कि वो वन है, ठीक है। तो उसके बेस पे काम करता था, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते थे आपके। तो उनको क्या करता था वो, जैसे आपका सेम टास्क है तो उनको एक ग्रुप बनाया करता था, वो ग्रुप बनाने के बाद में तब जाकर उनको एग्जीक्यूट करता था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग थी वो। जो आपके टास्क थे, जॉब्स थी, उनको क्या करता था वो, एक ग्रुप में डिवाइड करता था, उसके बाद में एग्जीक्यूट करता था वो। जैसे सिंगल हमें करवानी होती थी तो सिंगल को नहीं करता था, वो एक ग्रुप को ही कर सकता था। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि यूजर जो है ना वो डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जैसे हम विंडोज के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हैं, मैक के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते थे, इसमें हमें अपना इंस्ट्रक्शन लिख के देना पड़ता था, काम लिख के देना पड़ता था, तब जाके वर्क करता था। ओके, आयो आपको समझ में आ गया होगा। ओके सर। और सर सर जो पीछे के पेज पे सर उसमें वर्चुअलाइजेशन वाला टॉपिक था सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन था। सॉरी,
सर इससे पहले जो आपने पढ़ाया था कौन सा वाला? वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन? जी सर, फिर वो वाला टॉपिक एक दो और थे उसमें। वर्चुअलाइजेशन पे वापस चलते हैं। इधर ये वर्चुअलाइजेशन, ये वाली, ये वर्चुअलाइजेशन। जी सर, इसीलिए ये बोलेंगे आप वर्चुअलाइजेशन की। देखो ये वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि हम एक सिंगल मशीन के ऊपर, मतलब एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ रन करा सकते हैं। जैसे हमें लिनक्स भी यूज करना है, मैक भी यूज करना है, या फिर हमें विंडोज भी यूज करना है, तो हम एक साथ उनको वर्चुअलाइज कर सकते हैं। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम और भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। किसकी मदद से? वर्चुअलाइजेशन की मदद से। आए समझ में? वैसे। और कोई क्वेरी? पेपर का भी कह नहीं सकते, पेपर का है इसका, पहले सिलेबस तो हो, पहले यूनिट खत्म ही नहीं हुई है अभी, पहले यूनिट का नहीं हुआ है, अब पेपर के लिए बात कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ पेपर के लिए बाद में सोचो, पहले यूनिट को ही खत्म करा था। पेपर के लिए मैंने कब बोला? पेपर होगा इसका, लेकिन अभी नहीं होगा, फिलहाल अभी नहीं होगा। और कोई कह रही है आपकी? सर इनमें से विंडो जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। एंड लाइनक्स? लिनक्स भी मल्टी प्रोसेसिंग है। आज के टाइम पे आप जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे ना, उनकी वर्किंग अलग अलग है। जैसे लिनक्स यूज करते हैं हम लोग, विंडोज यूज करते हैं हम लोग, मैक ओएस यूज करते हैं हम लोग, वो सब मल्टी प्रोसेसिंग है। लेकिन जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम सिस्टम यूज करते हैं। जैसे रोबोट के अंदर अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जिसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ इंटरनेट को हमें मैनेज करना हो वहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे हमें एक साथ बहुत सारी सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करना होता है, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज करते हैं। जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। सर इनके सर एग्जांपल्स नहीं है? जैसे मल्टी यूजर का एग्जांपल हो गया विंडो एंड लिनक्स, तो इनके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हो? देखो, इनके कुछ के हैं, कुछ नहीं है। मैं और क्या बता सकता हूँ, इसके नहीं है, क्योंकि ये जो वर्किंग है ना इनकी इतनी ही थी। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी एग्जांपल नहीं है, वो खुद में ही एक ओएस था। और जो आप ये पूछ रहे हैं ना, विंडोज और ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, ये नाम अलग अलग है इनके। जैसे विंडोज, लिनक्स और मैक वगैरह, ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए आपको नाम पता चल पा रहे हैं इनके। लेकिन ये कौन से वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताओ कितने टाइप के होते हैं, तो आप ये थोड़ी ना बताओ कि विंडोज और ये तो केवल एक पार्ट है उसका, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडोज है या मैक है या लिनक्स है, वो एक सॉफ्टवेयर है उसको यूज करने का। लेकिन आप क्या बताओगे उनको? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। जैसे सपोज करो मल्टी प्रोसेसिंग में जैसे विंडोज का बताया, ठीक है, लिनक्स का बताया और उसका बताया, तो ऐसे ही एम्बेडेड में आपने देखा होगा। जैसे आपके टीवी का रिमोट है, उसमें एक सिस्टम आता है, ठीक है। आपका जो टीवी है ना, टीवी तरीके से उसमें भी एक ओएस आता है। जो आजकल के वो आ रहे हैं मैकडॉस, वो अलग है। मैकडॉस बहुत पुराना हो चुका है। मैकडॉस माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया गया था, जो आपकी कमांड बेस पे काम करता था। जिस टाइम कमांड देते थे तब जाके वो वर्क करता था। आईबीएम कंपनी का नाम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कोई क्वेरी? और नो क्वेरी? नो सर। आगे बढ़े फिर।
क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इतना ही बताना था, जो बेसिक था वो हमने बता दिया, बाकी का और बेसिक पढ़ना और डीपली पढ़ना है तो वो शाम को क्लास लगती है, शायद उसमें है नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप एक बार शिखर सर से पता कर लेना कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कितना दिया हुआ है। मुझे इतना ही पढ़ाना था, ये भी कुछ टॉपिक्स मैंने जानबूझ के डाले हुए हैं आपके उसमें, कि आपको कुछ पता चल पाए कंप्यूटर के बारे में, एक प्रोग्रामिंग करने से पहले, कोडिंग करने से पहले आपको पता चल पाए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एनीबॉडी? नहीं है कोई क्वेरी? नो सर। अच्छा, आपने बूलियन लॉजिक के बारे में पढ़ा है? ये पूरी एक मैथमेटिक्स है, बूलियन, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। क्या बोला था, एक बार वापस भेजना वो वाला मैसेज जो अभी भी पूछा था, प्रोसेसर और क्या था वो? डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, प्रोसेसर अलग चीज है और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चीज है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजों को मैनेज करने का काम कर रहा है, लेकिन प्रोसेसर आपका उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, एक बिना प्रोसेसर के हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चला ही नहीं सकते। आप किस पे रन कराओगे उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को? तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग चीज है, प्रोसेसर है वो अलग है। हाँ बोलो प्रियांशु। सौम्याचार्य वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे? हाँ बिल्कुल होगी। और कोई क्वेरी? ये और कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। मैंने अभी बोला था क्लास में इंस्ट्रक्शन जरूरी है, तो क्लास में इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं रखती? गुड इवनिंग। पीडीएफ बाद में देंगे, पहले यूनिट खत्म हो जाए उसके बाद पीडीएफ दे देंगे। चलो, किसी की कोई क्वेरी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने बूलियन लॉजिक के बारे में पढ़ा होगा, किसी ना किसी ने तो पढ़ा होगा बूलियन क्या है, बूलियन लॉजिक, या फिर हम कह लें बूलियन मैथ। ये पूरी एक मैथ है जो जॉर्ज बूल थे, उन्होंने एक पूरी मैथमेटिक क्रिएट की थी जिसको हम बूलियन लॉजिक कहते हैं। ये इस तरीके की मैथ थी जो कंप्यूटर के लिए स्पेशल बनी हुई थी। इसमें होता ये था कि हम लोग केवल 0 1 के अलावा और कुछ नहीं देख सकते इसमें। ठीक है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि बूलियन जो लॉजिक है या फिर बूलियन मैथ है वो क्या है? कोई बताना चाहेगा? कोई सर इसको हम यूजुअली फिजिक्स में लिखते हैं, कम्युनिकेशन लॉजिक सिस्टम जो आता है, हम्म। एंड और नॉर जॉर। अच्छा, ये क्यों यूज किया था हमने 0 1 के अलावा, और क्या यूज है इसका? सर ये सर्किट डायग्राम में यूज होता है। हम्म। जो मैंने जो आपको बताया था ना कि जो इलेक्ट्रिक पल्सेस होती है आपकी, उनमें यूज हुआ था ये। जहाँ पे यस हमने सर। क्या किया था, इलेक्ट्रिक पल्सेस में पॉजिटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक पूरी मैथ लिखी थी जिसको हम बूलियन लॉजिक कहते थे। इसमें होता ये था कि आपका 0 और 1 कंसीडर होता था, जहाँ पे 1 का मतलब ये था कि आपकी जो पावर है वो हाई है, और जो आपकी 0 है उसमें क्या होता था, आपकी पावर लो होती थी, जो इलेक्ट्रिक पल्सेस का रूल कहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि जब हम ये समझने लगे कि जो आपके सर्किट्स हैं वो कैसे काम करेंगे, ठीक है, कहाँ से क्या काम करना है। हाँ, लॉजिक गेट की तरह। लॉजिक गेट तो बहुत बाद में आए थे उसके। जो आप सर्किट्स पढ़ते हैं ना, वही गेट्स हैं आपके। अभी आप आगे देखोगे कि लॉजिक गेट्स क्या हैं। तो देखो क्या है लॉजिक। बूलियन लॉजिक डेवलप्ड बाय मैथमेटिशियन एंड लॉजिकल जॉर्ज बूल। इनका नाम ही बूल था, जॉर्ज बूल। इन्होंने अपने नाम पे रखा था बूलियन लॉजिक। इज अ मैथमेटिकल सिस्टम दैट deals with binary or two value logic. It is fundamental in computer science, digital electronics and various field of mathematics. किस किस में यूज हुआ था ये? कंप्यूटर साइंस में,
ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी जो आपने बताया ना सर्किट्स वगैरह, उसके हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पल्सेस का पता करना होता था। और उसके बाद में बूलियन लॉजिक ऑपरेट्स ऑन बाइनरी वेरिएबल्स, जिसको हम 0 और 1 कहते हैं, विच कैन हैव ओनली टू पॉजिटिव वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। समझ में आया? 1 और फॉल्स का मतलब 0। फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, रिप्रेजेंट बाय नंबर्स 1 और 0। द बेसिक ऑपरेशन इन बूलियन लॉजिक आर एंड और एंड नॉट। ठीक है, एंड और एंड नॉट मतलब कौन कौन से इसमें ऑपरेशन थे? ऑपरेशन था एक, था एक, और एक ऑपरेशन था। अब सबसे पहले देखो इसके ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन वो होते हैं जहाँ पे हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, एक्शन परफॉर्म करना पड़ रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉट का बात करते हैं, तो नॉट में क्या होता है कि आपकी जो नॉट है ना, वो क्या करती है, नेगेटिव इनपुट है उसको पॉजिटिव में वो कन्वर्ट कर देती है, और पॉजिटिव इनपुट उसमें नेगेटिव में। ठीक है, यही करती है। देखो इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे नॉट ए है। 0 को इसने किसने कन्वर्ट किया, 0 को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, मतलब जो ये ना रिवर्स कर देता है उसको, जो 0 उसको 1 बना देता है और जो 1 है उसको 0 बना देता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, आपने यस कई सर। बार पढ़ा होगा, आपने 12th में भी पढ़ा है, आपने अपनी बीएससी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, हमने तो बहुत सारे गेट पढ़े हैं, हमने करीब 16 तरीके के गेट पढ़े हुए हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका 0 उसको 1 बना दिया और 1 को क्या कर दिया इसने, 0। ठीक है, ये आपका नॉट जो है ना, नॉट गेट कह लो, नॉट लॉजिक कह लो। ठीक है, ये होता था। उसके बाद में एंड आता था। एंड का मतलब क्या है, कंजक्शन। ठीक है, कंजंक्शन मतलब कि आपका जो वो है ना, दो वैल्यूज के बीच में जब ऑपरेशन होगा तो हमें उसमें एक तरीके से प्रोडक्ट करना पड़ता था उनका, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तब हमें एंड ऑपरेटर मिलता था। जैसे हम ट्रुथ टेबल को देखिए तो ए और बी है, जैसे 0 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मतलब ए का ए एंड बी क्या होगा, 0, क्योंकि 0 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, और 0 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, और 1 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 0 आएगा अगेन। उसके बाद में 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1 होता है। ये तो ट्रू है, ये तो सही है ना, तो इसका आंसर क्या है, 1। तो आप देख पा रहे हैं, ये आपने हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ये पूरा। ठीक है, उसके बाद में और में क्या होता है, और में सिंपल ये होता है कि उसको ये बताना है हमें कि जो आपकी वैल्यू, उसको या तो ये कहो कि अ, मतलब इसमें ये करना है कि जो दोनों दोनों में से एक वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए, तो वो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। वो जैसे 0 0 को करेंगे, दोनों वैल्यू आपकी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब देखो इसमें एक वैल्यू ट्रू आएगी, ये पहली वाली वैल्यू 0 है, लेकिन दूसरी वाली क्या है, ट्रू है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रू में आएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 और का मतलब क्या होता है, देखो और का मतलब होता है एडिशन करना। जब आप 0 को 0 में एडिशन करोगे तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 करोगे तो फिर 1 आएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो देखो 1 आ रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बाइनरी नंबर में 2 तो हो नहीं सकता है, तो हमें 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये और ऑपरेटर होता है, मतलब एक तरीके से एडिशन, और के अंदर एडिशन करना। उसके बाद में देखो नैंड, नैंड का मतलब होता है नॉट प्लस एंड, ये बनता है नैंड, मतलब नॉट और एंड को मिला के बनता है नैंड गेट। अभी नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट में देखो नॉट, पहले नॉट होगा उसका, उसके बाद में क्या हुआ, एंड लगेगा उसमें। अब जैसे मैंने अभी डायरेक्टली लिखा है 0 0 1, अब देखो कहीं ना कहीं इसमें ऑपरेशन हुआ होगा जिसकी वजह से ये 1 हुआ है। ठीक है, उसके बाद में 0 और 1 1, फिर 1 और 0 1, फिर 1 और 1 0। अब देखो क्या हो रहा होगा इसमें, आप बता सकते हैं क्या हो रहा होगा उसमें? यस सर, इसमें 0 से हुआ है तो 0 आना चाहिए, लेकिन उसका नॉट कर हाँ, देंगे तो 1 हो गया। बिल्कुल। और
एंड 1 का इंटू 0 से करेंगे तो आना चाहिए 0, तो उसका नॉट करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, और एंड 1 का इंटू 0 से करेंगे तो 0 आना चाहिए, लेकिन उसका नॉट करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है इसमें, और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी पहले, और नॉर्मल सी चीज है ये, तो ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। यस सर। ठीक है, उसके बाद में नॉर गेट की बात करते हैं। नॉर गेट में क्या होता है कि आपका नॉट गेट और गेट इसको मिला के बनता है। ठीक है, इसमें होता ये है कि आपका जो नॉट है पहले वो, फिर और है, जैसे हम ट्रुथ टेबल पे चलते हैं पहले। ट्रुथ टेबल में क्या हो रहा है कि जो जीरो जीरो का वो करेंगे हम नॉर, तो क्या होगा, 1 होगा। अब कैसे हो रहा है, कोई एक्सप्लेन करेगा पिंकी को छोड़ के? यस सर। अरुषा, मैं करूं? अरुषा, हाँ करो। यस सर। सर तो वो नॉर गेट जैसे 0 से 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब वो 1 आ रहा है, लेकिन और गेट में उसका डिफरेंस है। 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 0 आएगा। इसी प्रकार जब 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसमें 0 आ रहा है नॉर गेट में, और जबकि और गेट में 0 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 1 आता है। और अब नॉर गेट में 1 का मल्टीप्लाई 0 पे कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, बल्कि और गेट में 1 का मल्टीप्लाई 0 करने पर 1 आता है। हाँ और हाँ, नॉर गेट में अभी 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 पे तो वो 0 आ रहा है, बल्कि और गेट में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ओके, समझ यस गए। सर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, सब लोग सारे स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे क्या होता है, ये बेसिक सी चीज है। ये बताने का एक ही पर्पज है, आपको आगे पता चलेगा इसमें प्रोग्रामिंग के अंदर। एक्सोर गेट के बारे में आपने पढ़ाई है, एक्सोर गेट आप समझते होंगे। एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है, बताया कोई? सर जब इसमें दोनों इनपुट सेम होते हैं तो फॉल्स आता है, अगर एक भी ट्रू होता है या फॉल्स होता है तो ट्रू होता है। देखो, अगर दोनों वैल्यू जो है ना ट्रू होंगी, तब क्या होगा? तब फॉल्स होगा। फॉल्स हो। क्या लिखा है? रिटर्न ट्रू इफ एग्जैक्टली इनपुट इज ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे वन इनपुट ट्रू हो रहा है, देखो यहाँ पे वन इनपुट ट्रू हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है ना। और उसके बाद में क्या रहे, रिटर्न फॉल्स इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। ठीक है, या तो दोनों आपके ना सेम होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे 0 0 लिया है, इसका मतलब क्या है कि आपके दोनों जो है ना, या तो वो फॉल्स है या ट्रू है, तब क्या करेगा वो, जीरो इनपुट जो जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम हो रहे इनपुट, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो को रिटर्न कर रहा है। आप देखो यहाँ पे नीचे देखो, दोनों ट्रू हो रहे हैं, तो क्या रिटर्न कर रहा है वो, जीरो। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग है दोनों, तो इसने क्या रिटर्न किया है, 1। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, बता सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ कोई बताना चाहेगा? सर सेट ऑफ स्टेप्स है। सेट और स्टेप्स हैं, क्या होता है इसमें? कॉम्प्लीमेंट होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शंस होते हैं। ओके, किस लिए यूज करते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ को? ये क्या कहते हैं, बूलियन को प्रूफ करने के लिए। बूलियन को प्रूफ करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, या तो हमें जो बूलियन है हमारा उसको सिंप्लीफाई करना होगा, या फिर बूलियन को प्रूफ कर, बूलियन को प्रूफ तो बाद में करते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लॉ है, एक सेकंड लॉ है, ये क्या करते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में क्या होता है,
the complement of the union of two sets is equal to intersection of the complement of each set. तो एक्सप्लेन करेगा क्या है ये? सर इसमें ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला ए बी का क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक, सॉल्व कर आएगा कि नहीं आएगा इस तरीके से, ऐसे ही आएगा ना? फर्स्ट लॉ में यही है, फर्स्ट लॉ में क्या होता है, फिर आपका का सम कर देते हैं, यहाँ पे सम हो गया, ठीक है, क्या हो रहा है देखो, यूनिट है हमारा, इसको एक्सटेंड कर दी, यही है ना? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर तो है, अब क्लियर आ रही है वॉइस? सब बीच बीच में रुक रही है। अच्छा रुक रही है, कोई बात नहीं है। नेटवर्क इशू हो सकता है, अभी आ रही है? ठीक है, पहले से। पहले से बेटर है, हाँ ठीक है। अब ये बताओ कि इसका मतलब यही है ना, फर्स्ट लॉ का मतलब जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं उसका, मतलब जो हमारा यूनियन होता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो टू सेट्स हैं हमारे, बताना चाहेगा कोई? नहीं, देखो इसका सिंपल ही मतलब समझो, जो हमारा लिखने को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे होता ही तो जो इजीली समझो बस। फर्स्ट लॉ में ये होता है, सेकंड लॉ में ये होता है के अंदर जो है हम है सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। करते हैं, ठीक है, ये हमारे अभी क्लियर आ रही है? ये सर ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड लॉ के अंदर में के अंदर चेंज कर रहे हैं, बस इतना ही समझो इसका मतलब, क्योंकि ये आगे जब यूज करोगे तब समझ में आ गया इसका मतलब। इसका प्रूफ भी था, जो मैंने प्रूफ नहीं करवाया आपको, मैं प्रूफ भी करवा सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम हमें स्पेंड करना है इसके ऊपर, ना इतना ध्यान देना इसके ऊपर, जब जरूरत पड़ेगी तब हम देख लेंगे इसमें। कंप्यूटर जो कंप्यूटर बेसिक्स कंप्यूटर क्लास होती है वो 6 बजे होती है। देखो नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, कोई बताना चाहेगा नंबर सिस्टम क्या है, या फिर मैं अगर आपसे पूछूं नंबर्स क्या है? क्या कोई बता सकता है नंबर्स क्या होते हैं? आपने नंबर पढ़े ना, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, इस तरीके से नंबर होते हैं ना आपके। नंबर क्या होता है? नंबर सिस्टम में तो ये सब ही आते हैं। नहीं होते क्या है नंबर, एक डेफिनेशन या कोई अंडरस्टैंडिंग होती होगी इसकी, जिसको हम नंबर कहते हो। सर सर आवाज काउंटिंग नंबर क्या नंबर। है, मीन्स अ क्वांटिटी बताता हूँ। और बताओ। देखो जब भी हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो तो कहीं ना कहीं हमें नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो नंबर किसी भी तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो सकते हैं,
ठीक है, या फिर कोई इंटीजर नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, वो किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं। अगर हमें उनको रिप्रेजेंट करना है ना, तो हमें किसी ना किसी नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सपोज करो ये कितने टाइप के होते होंगे, ये क्या है, मतलब रेशनल नंबर क्या है और ये नेचुरल नंबर्स क्या हैं, ये बता सकते हैं? आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, हमने करीब 4th या 5th में पढ़े थे ये सब। यस सर। सर नेचुरल नंबर सर 1 से स्टार्ट होते हैं, हम्म और सर वूल नंबर सर 0 से लेकर 1, और सर इवन नंबर सर जो 2 से डिविजिबल हो, और भी जो 2 से डिविजिबल ना हो, और प्राइम नंबर सर जो कुछ से डिविजिबल हो, 2 फैक्टर वाले, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, देखो जो आपके नंबर्स होते हैं ना, आप नॉर्मली देखोगे तो आप नंबर यूज करते हैं उनको आप डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब उसमें फ्लोट नंबर भी होते हैं, लेकिन हम सिंपली पहले ये बात करेंगे कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स आर मोस्टली डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, जो ज्यादातर यूज होते हैं हमारे, वो डेसिमल नंबर यूज होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अब इसमें क्या होता है, देखो डिजिट्स होती हैं हमारी, कहाँ से कहाँ तक इनकी एक रेंज होती है, 0 से लेकर 9 तक, और जिनका बेस क्या होता है 10। ठीक है, बेस 10 का मतलब क्या है कि 0 से लेकर 9 तक एक लिमिट है इनकी। 0 से 9 का मतलब क्या है कि 0 की तो ऐसे आते हैं नंबर आते हैं कि 0 को भी। ठीक है, तो तभी इनका बेस 9 तक और इनका बेस होता है 10। ठीक है, अब देखो डेसिमल नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं। एक होता है जो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो कौन से होते हैं? कोई बता सकता है पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? सर ग्रेटर देन 0, ओके, और नेगेटिव नंबर? लेस देन 0, ओके, डन। उसके बाद में आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सर वो 1 से स्टार्ट होते हैं। बढ़िया भजन लगता है, वो सुनती हूँ नेका दिन और 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइटी तक जाते हैं। दियो ब्लूटूथ चालू करियो इसे पुराण ये पुराण की बहुत लोग बोलते हैं। हट इसे पढ़ प्राइस चुप हो इसे जाओ। कर लीजिए म्यूट प्लीज करिए। चालू कर ला था मैं तो वो हेलो, यस सर। इन सभी को म्यूट करिए और टाइम आपका ज्यादा हो जाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई। यस सर, यस सर। नेक्स्ट बैच वेट कर रहा है, आप Yes, फटाफट sir. इसको बाइंड अप करिए। और जो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर चुके हैं नेक्स्ट क्लास वाले फूड एंड न्यूट्रिशन के, तो वो दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे इसी क्लास को। मैंने Yes. ये मैंने चालू कर दिया उनके साथ दीदी मैंने चालू कर दिया। देखो हम लोग नंबर सिस्टम को खत्म करके अपनी क्लास को वाइंड करते हैं यहीं पे। देखो होल नंबर क्या होते हैं? कोई बता सकता है होल नंबर क्या होते हैं? सर प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। जो जाते हैं, जो 0 जो सर 0 से नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो और इनफाइनाइट तक जाते हैं। हाँ, उनको हम होल नंबर कहते हैं। ये जी बेसिक सर। चीज है, बतानी पड़ेगी। इंटीजर नंबर क्या होता है? सर इंटीजर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, जो 0 -1 1। अच्छा, और सर सर ऑल पॉजिटिव सर एंड ऐसे नेगेटिव नंबर नंबर्स जो आर कॉल्ड 0 के इंटीजर। बाद पॉजिटिव में इन्फिनिट तक जाते हैं, और फिर 0 के बाद माइनस में भी इन्फिनिट तक जाते हैं इंटीजर नंबर्स। बिल्कुल बिल्कुल। रेशनल नंबर क्या होते हैं? सर जिन्हें सर p अपॉन q के Q फॉर्म की में फॉर्म में रखा होते जा हैं। सकता है। सभी को पता है ना मतलब रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है? ठीक है, ये सबको सर पता पता है होगा। सर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर पता होगा, इवन ऑड नंबर पता होगा। ठीक है, यस सर। प्राइम नंबर जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। इवन ऑड नंबर सर दो से इवन जो divide 2 से होते हैं। डिवाइड हो सकते हैं, और ऑड जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। देखो नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में क्या आता है? नंबर सिस्टम के अंदर आता है और एग्जाम्पल कल डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। अब यहाँ से आपकी क्लास जो है ना प्रैक्टिकल होगी, आपको कन्वर्जन कराया जाएगा इनके अंदर कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है,
बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, या ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, या हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म होती है। अगर सर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन अगर सर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन